चलिए एक बार फिर से आपके बीच में है, जैसा कि वादा किया था कि असेट्स और लायबिलिटीज को लेकर हम एक अलग से वीडियो शूट करेंगे ताकि एक ब्रीफ डिस्कशन हमारा क्लियर हो सके। और कहा भी क्यों था, असेट्स और लायबिलिटी ही तो है जो बहुत मेन है हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग में। तो चलिए समझ लेते हैं एक बारी असेट्स और लायबिलिटी को। तो आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ही दोनों चीजें आती हैं, असेट्स और लायबिलिटी। तो पहले हम बात करेंगे लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी के बारे में हमने आपको बताया था कि जो लायबिलिटी है वो एक स्टेटस पे हमें किसी का पैसा बाहर जब पे करना होता है उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात मान के चलिए कि बिजनेस जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी का ओनर का या फिर किसी और पर्सन का उस पर अधिकार नहीं है। आप क्या है, एक अकाउंटेंट है और बिजनेस क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इसको इस तरह से समझिए, ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। इस बिजनेस में जो ओनर है ये जो पैसे डालता है, तो अब ये बिजनेस की जिम्मेवारी है कि ये बिजनेस इस ओनर के पैसे लौटा दे। यानी एक तरीके से बिजनेस की लायबिलिटी है ओनर के पैसे। इसी तरह से यहां पे कुछ लोग हैं, इनसे भी बिजनेस ने पैसे ले रखे हैं, तो बिजनेस की ये भी जिम्मेवारी है कि इनके भी पैसे लौटा दे। तो सर इसका मतलब बिजनेस के अंदर जो ओनर पैसे लगाता है तो वो बिजनेस की लायबिलिटी हुई। एग्जैक्टली तो वो लायबिलिटी भी बिजनेस की है जो पैसे ओनर लगाता है, और बिजनेस अगर ओनर के अलावा भी किसी से पैसे लेता है तो वो भी लायबिलिटी होती है। तो फर्क क्या करना है, इन दोनों तरह की लायबिलिटी में फर्क क्या है वो ध्यान रखना है। जो ओनर पैसा देगा बिजनेस को उसको बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटी। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा उसको हम बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटी, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी। उसके बाद हम बात करें कि अगर कोई थर्ड पर्सन से बिजनेस में पैसा आता है, उधार आती है, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो दो तरह की यहां पे मेन लायबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। जब ओनर पैसा लगाएगा बिजनेस में तो वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी। जब कोई थर्ड पर्सन राम श्याम मोहन कोई पैसा देगा बिजनेस को उधार तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये था हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ओनर वाली इंटरनल, बाहर वाली एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर? चलिए फिर दो तरीके से और लायबिलिटी आपको देखने को मिलती है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के बारे में मैं बता दूं, जो पैसा एक साल के अंदर अपने को पे करना है बिजनेस में उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। यानी जिसका हिसाब हमें एक साल के अंदर करना है उसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो उधार हमने ले रखी है उस उधार का पैसा अगर हमें 12 महीने के अंदर पे करना हो तो उसको हम बोलेंगे करंट लायबिलिटी। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो पैसा हमें एक साल के बाद पे करना है उसको हम बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। पहले इसको फिक्स्ड लायबिलिटी भी बोला जाता था। तो ये थी आपकी लायबिलिटीज और लायबिलिटीज की टाइप। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी इंटरनल लायबिलिटी है, कौन सी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। और नॉन करंट और करंट हमने बता दिया, करंट जो पैसा हमें एक साल के भीतर पे करना है, और नॉन करंट जो पैसा हमें एक साल के बाद यानी 2 या 3 साल में पे करना है उसको हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी में जो बैंक के लोन होते हैं, जो डिबेंचर होते हैं, इस तरह की लायबिलिटी को हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। और करंट लायबिलिटी में जैसे क्रेडिटर होते हैं, बिल पेबल होते हैं, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, करंट लायबिलिटी में। तो ये जो अलग अलग से वर्ड बोल रहा हूं बेटा, ये भी आगे आने वाले हैं, तो थोड़ा सा संयम रखिएगा। जितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना थोड़ा कंटेंट देंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। जो बात बोले उसी को समझे, इफ और बट का यूज ना करें।
धीरे धीरे जब आप 10-15 लेक्चर कर लेंगे तब आप इस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, चीजों को आपस में रिलेट करना शुरू कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। चलिए उसके बाद बात करते हैं असेट्स की। असेट्स भी हमारे जो संपत्तियां हमने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदी है या फिर जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उनको सबको हम असेट्स बोलते हैं। उन असेट्स को हम 3 तरीके से मेन बांट सकते हैं। फर्स्ट, करंट असेट्स, ऐसी करंट असेट्स जो बिजनेस के अंदर बिजनेस को रनिंग मोड में चलाने के लिए जरूरी है। जैसे मैं बात करूं कैश, डेटर, बिल रिसीवेबल, ये आपकी स्टॉक, गुड्स, ये आपकी करंट असेट्स है, यानी जो आपकी साल के दौरान यूज हो जाती हैं, साल के दौरान खत्म हो जाती हैं कह सकते हैं, तो वो आपकी करंट एसेट्स होती हैं। जब हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की, नॉन करंट एसेट्स की लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। एक एक्सपेंड कर रहे तो हम पूरी बात को कहें कि बहुत लंबे समय तक इनको यूज किया जा सकता है। नॉन करंट एसेट्स आगे फर्दर 2 तरह से डिवाइड की जा सकती है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? जिनको हम टच कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, दीज आर टेंजिबल एसेट्स। एग्जांपल लेते हैं, फर्नीचर, मशीनरी, दीज आर टेंजिबल एसेट्स। बिल्डिंग, दीज आर टेंजिबल एसेट्स। उसके बाद बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं कि कोई लाइसेंस लिया तो वो मेरे लिए क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। कोई कॉपीराइट खरीदा, वो मेरे लिए क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। तो समझ लीजिएगा, नॉन करंट एसेट्स को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स को और इंटेंजिबल एसेट्स में। फिर बात आती है थर्ड और बहुत ही छोटा सा पॉइंट और है, फिक्टिशियस एसेट्स। जो ऐसी एसेट्स है जो सिर्फ नाम मात्र की हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी हम इनको कंट्रोल करके लिखते चले जाते हैं। जैसे कि डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ऐसे एक्सपेंस जो हमने कर तो दिए हैं लेकिन अभी उनसे उनकी वैल्यू रिकवर नहीं हुई है। या फिर अगर हम बात करें लॉस की, तो वो भी फिक्टिशियस एसेट्स में काउंट कर लिया जाता था, लेकिन अब नए फॉर्मेट में बैलेंस शीट में इसके लिए कोई जगह बची नहीं है। तो आप बस एक को ध्यान रखिए कि इस तरह का भी कोई एसेट्स होती थी। तो ये था आपके बारे में और बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में ब्रीफ डिस्कशन लायबिलिटीज का और असेट्स का। अगर वीडियो समझ में आ रही है और इसी तरह की रेगुलर अपडेट की वीडियो आपको घर बैठे चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखते जाइए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक के बाद एक वीडियो देखिए जिससे आपस में रिलेशन कंटेंट का बनेगा और आपको बेनिफिट होगा। इसके साथ ही टॉपिक को समझने के लिए प्रीवियस वीडियोस को भी और देखिए। धन्यवाद, थैंक यू।